तो दोस्तों फाइनली आज से हम मार्शल गॉड असुरा का सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि आज ये रिलीज हो चुका है। पूरे 2 साल के इंतजार के बाद फाइनली इसका सीजन 2 आ गया। मैंने सीजन 1 को एक पूरा लॉन्ग वीडियो के अंदर कवर किया है जिसे आप देख सकते हैं। उससे सीजन 1 की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा ही सही लेकिन यहाँ पर एक इंट्रो दे देता हूँ ताकि कहानी से कनेक्ट होने में आपको आसानी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं मार्शल असुरा गॉड के सीजन 2 को। तो ये कहानी है चू फेंग नाम के एक बंदे की जो कि एक छोटे से गाँव से आया करता था। सभी लोगों का मानना था कि चू फेंग किसी काम का नहीं है, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकता। इस वजह से लोग उसको बुली किया करते थे। यहाँ तक कि उसके फादर को छोड़कर उसके फैमिली में जितने भी लोग थे वो सब उसको बुली करते थे कि ये तो किसी काम का नहीं है। पर तब किस्मत पलटती है। चू फेंग को एक अजीब सा जो कि थंडर ड्रैगन था उसकी सारी की सारी पावर मिल चुकी थी। वो थंडर ड्रैगन टॉप जो 9 ड्रैगन होते हैं उनमें से एक था और उसकी सारी की सारी पावर जब चू फेंग के अंदर जाती है तो चू फेंग यहाँ पर बनता है मार्शल असुरा गॉड। थंडर ड्रैगन की पावर मिलते साथ ही चू फेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उसके कल्टीवेशन स्पीड, उसकी पावर, सब कुछ बहुत फास्ट तरीके से इंक्रीज होती है। उसके बाद वही इंसान जिसको सब लोग बुली करते थे, लूजर कहा करते थे, वो इतना जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि पूरे के पूरे सिटी का नंबर 1 कल्टीवेटर वो बन चुका था, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। चू फेंग के इस कल्टीवेशन के सफर में उसकी मुलाकात उसके कई सारे दुश्मनों से भी होती है जिसका वो आसानी से मुकाबला करता है। लेकिन जब यहाँ पर चू फेंग अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत ही कर रहा था तो उसको एक अजीब सी चीज के बारे में पता चलता है जो कि उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड था और उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक अजीब सा अंडा भी होता है। चू फेंग को नहीं पता था कि ये अंडा है क्या चीज, लेकिन उस अंडे के अंदर से निकलने वाली एक छोटी सी क्वीन थी जिसको चू फेंग तो प्यार से एगी कहकर बुलाता है। लेकिन वो जो क्वीन है ना उसको एगी नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो हमेशा चू फेंग को चिल्लाते रहती है कि मुझे क्वीन बोला करो। ये जो एगी है ना चू फेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पर चू फेंग को खुद नहीं पता था कि किसने इसको यहाँ रखा है। आखिर ये क्वीन उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आई तो आई कैसे? तो वो क्वीन चू फेंग को बताती है कि या तो तुम्हारी माँ ने या फिर तुम्हारे फादर ने, दोनों में से किसी एक ने मुझे तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर सील किया है। चू फेंग को खुद नहीं पता कि उसके असल में जो पेरेंट्स है ना वो है कौन, वो कहाँ से आता है, क्योंकि बचपन से जिस फैमिली ने उसको पाला था सीजन 1 में उसको जाकर पता चला एंड में कि वो तो उसके असल में फैमिली थी ही नहीं। जिससे वो बचपन से अपना फादर मानता हुआ आया था, उसको तो किसी मिस्टीरियस बंदे ने बचपन में ही चू फेंग को उसके हवाले कर दिया था। एक तूफानी रात के अंदर कोई अजीब सा बंदा था जिसने चू फेंग के फादर जो कि उसका सौतेला बाप होगा उसको चू फेंग को उसके हाथ में दे दिया था। तभी से सौतेले बाप ने चू फेंग को बचपन से पाल कर बड़ा किया, लेकिन उसने प्यार में कभी कोई कमी नहीं की। वो चू फेंग को अपने बेटे से भी ज्यादा पढ़कर मानता था। पर दुश्मनों के हाथों चू फेंग के फादर को मारना पड़ा जो जिस चू फेंग से बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो निकल गया एक एक करते हुए अपने सारे दुश्मनों को मारने के लिए। इस सफर में चू फेंग को कई सारी पावर मिली, कई सारी टेक्निक मिली और उसने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, जहाँ हर चीज में चू फेंग का साथ वो जो क्वीन थी वो दिया करती थी। इस सफर के अंदर उसके कुछ दोस्त भी बनते हैं जो कि हमेशा उसके साथ रहने वाले थे। और इस सफर के अंदर चू फेंग को एक व्हाइट टाइगर में मिलता है जो कि एक स्लॉटरिंग आर्ट था। और इस व्हाइट टाइगर को जो रखा गया था ना बहुत टाइम का एक मार्शल एम्पायर था, उसने खुद यहाँ पर छोड़ा था। जो चीज चू फेंग को मिल जाती तो चू फेंग जब भी चाहे ना वो उस व्हाइट टाइगर का यूज कर सकता है। उसकी मदद से चू फेंग अपने सारे के सारे दुश्मनों का मुकाबला करता है, वो सारे दुश्मनों को खत्म करता है और सबको खत्म करने के बाद वो निकल जाता है इस सफर पे ताकि पता लगा सके कि असल में उसके पेरेंट्स हैं कौन। तो यहीं से सीजन 2 की कहानी शुरू होगी जहाँ पर चू फेंग निकलेगा अपने पेरेंट्स का पता लगाने के लिए और उसके पेरेंट्स सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ऐसी जगह से वो आते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चू फेंग की एक और खास बात है कि वो एक स्पिरिटिस्ट भी है। मतलब जो यहाँ पर स्पिरिटिस्ट होते हैं उनके पास एक खास तरह की पावर होती है, उनका एक अलग से क्लान है। उस क्लान के अंदर सारे के सारे स्पिरिटिस्ट ही मौजूद होते हैं। तो चू फेंग एक ग्रे रोब स्पिरिटिस्ट बन चुका है, यानी कि उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो उसको ग्रे रोब दिया गया है टाइटल। तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं सीजन 2 को। तो जैसे सीजन 2 शुरू होता है ना, हमें यहाँ पर बताया जाता है कि हर 100 साल के अंदर 100 सेक्ट कंपटीशन होता है। मतलब इस कंपटीशन के अंदर 100 सेक्ट आते हैं और जो भी यहाँ पर अच्छा सेक्ट परफॉर्मेंस दिखाता है ना उसको इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सेक्ट का टाइटल मिलता है। इस सेक्ट कंपटीशन के अंदर जितने भी सेक्ट होते हैं वो सब आते हैं और सभी लोग पूरी मेहनत के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। और इसी कंपटीशन के अंदर हर बार जो अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता है ना वो है लिंक्यून सेक्ट। जब भी लिंक्यून सेक्ट पार्टिसिपेट करता है जीत तो समझो कि उसी की हो गई। लिंक्यून सेक्ट को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है और इस बार का भी कंपटीशन लगता है कि वो लिंक्यून सेक्ट ही जीतने वाला है। तो अब हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस से बंदे को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था और आसमान के ऊपर वो खड़ा होता है। वो कह रहा था कि एक दिन मैं हेवेंस को अपने सामने झुका दूंगा, अर्थ को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। ये आसमान, जमीन, सूरज, चांद, जितने भी स्टार वगैरह है ना सब मेरे गुलाम होंगे। सबको जिस तरह से मैं चाहूँ उस तरह से चला सकूंगा। और उस टाइम किसी ने भी मेरे
मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की या फिर मुझे धोखा देने के बारे में सोचा, तो मैं सच कह रहा हूँ, पूरी की पूरी दुनिया में जितनी भी रेल्म्स है ना, सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पूरी दुनिया में टाकर रख दूंगा मैं फिर। लेकिन ये बंदा था कौन, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं चू फेंग को, जो कि उसी 100 सेक्ट कंपटीशन जो है ना, उसके अंदर आया हुआ था। यहाँ पर वो अपने सेक्ट यानी कि किंग लॉन्ग सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि चू फेंग किंग लॉन्ग सेक्ट का ही एक डिसेबल है ना, तो वो उसी को रिप्रेजेंट करते हुए आया हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर वो कॉम्पिटिशन ही लड़ रहा था कि उसको वहां पर उसी बंदे का सपना आता है, जो कि कहता था ना कि वो आसमान जमीन सबको मिटा देगा, तो यही सपना यहाँ पर चू फेंग देख रहा था। चू फेंग को अक्सर ये सपना आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सपना उसको क्यों आता है, क्या कनेक्शन है उसका उसी मिस्टीरियस बंदे के साथ। तो जब चू फेंग यहाँ पर उस सपने को याद करता है ना, उसके सामने वाला जो अपोनेंट था वो उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। तो वो क्वीन, जो कि चू फेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहती है और अब काफी ज्यादा बदल कर एकदम सुंदर बन चुकी है, वो चू फेंग से कहती है कि चू फेंग क्या कर रहे हो तुम फाइट के दौरान ऐसे सपनों में चले जाओगे तो तुम्हारी तो जान तक जा सकती है, इसलिए आसपास पहले अच्छे से नजर बना कर रखो कि तुम कर क्या रहे हो। देखो हर बार तो मैंने ठेका नहीं लेकर रखा है ना कि तुम्हें हर बार मैं आकर बचाऊंगी, इसलिए कभी कभी तुम्हें खुद को भी चारों तरफ से चौकन्ना रखना चाहिए। तो चू फेंग भी कहता है कि क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे वो सपना बार बार आ रहा है, मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ सपने से। ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा राज है जो मुझे जानना चाहिए लेकिन मैं जान नहीं पा रहा। तो क्वीन भी कहती है कि अरे ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, जो भी काम कर रहे हो ना ये कंपटीशन लड़ने का, उस पर पहले ध्यान दो, बाद में सारी चीजें सोच लेना। तो अब चू फेंग क्वीन की बात मानते हुए वापस से कंपटीशन में अपना ध्यान डाल देता है, ताकि इस कंपटीशन को वो जीत सके और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। उसके सामने जो बंदा खड़ा था ना, उसका नाम था जियान यू, और ये आता था उसी लिंक्यून सेक्ट से, जो कि हर बार बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो जियान यू चू फेंग से कहता है कि चू फेंग एक मामूली से सेक्ट से आया हुआ डिसाइपल, तुझे क्या लगता है कि तू सच में हम लिंक्यून सेक्ट के बंदों को हरा देगा? ये तेरा सपना है जो हमेशा सपना ही रहेगा। जितने भी लोग कंपटीशन देख रहे थे ना, वो सारे लोग कहते हैं कि हमें तो पक्का पता है कि यहाँ पर जियान यू ही जीतने वाला, क्योंकि हर बार लिंक्यून सेक्ट के बंदे ही परफॉर्मेंस अच्छा दिखाते हैं। जितना भी पैसा लगाना है ना, जियान यू के ऊपर पैसा लगा दो, वही हमें ये जुआ जितवा कर रहेगा। तो चू फेंग यहाँ पर जियान यू से कहता है कि देख, मुझे तेरी बकवास बातों से कोई मतलब नहीं है, मेरे कानों में दर्द हो गया तेरी बात सुनकर, क्योंकि मैं बातों पे ध्यान नहीं देता, मैं फाइट पे ज्यादा ध्यान देता। तो ये सुनकर जियान यू गुस्सा हो जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे बेइज्जत करने के बारे में सोचा, मैं तेरी जान ले लूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए चू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। और अब यहाँ पर चू फेंग और जियान यू के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर वो लोग अटैक कर रहे थे, जहाँ पर नो डाउट चू फेंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो तो हंसी मजाक में उस जियान यू की वाट लगा रहा होता है। बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि हमने तो सुनकर रखा है कि ये चू फेंग ना बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, ये जहाँ से आया है वहां पर भी इसने कमाल का परफॉर्मेंस दिखा था, तभी तो उसको इस सेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और फिर बाकियों का कहना होता है कि देखो सामने वाला बंदा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना है, लेकिन हर बार जीत होती है लिंक्यून सेक्ट की, तो इस बार भी उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, जीतेंगे तो वही लोग। यहाँ पर टोटल 100 सेक्ट मौजूद है, और तुम्हें पता है इस किंग लॉन्ग सेक्ट से जहाँ से ये चू फेंग आता है, वहां से अभी तो सिर्फ 2 ही बंदे आए हुए हैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर, क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा भी नहीं है जो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो तुम्हें क्या लगता है कि अकेला चू फेंग पूरा कॉम्पिटिशन जीत लेगा? कभी भी नहीं। तो वहीं हम यहाँ पर किंग लॉन्ग सेट के हेड को देखते हैं, वो यहाँ पर उम्मीद लगाया हुआ था कि चू फेंग यहाँ ये कंपटीशन जीतेगा और उसके किंग लॉन्ग सेट का नाम रोशन करेगा। वो कहता है कि चू फेंग मेरे प्यारे डिसाइपल, मैंने तेरे ऊपर पूरी उम्मीद लगाई है कि तू हमारे किंग लॉन्ग सेट का नाम रोशन करेगा, तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना, तू मुझे निराश बिल्कुल मत करना। तो चू फेंग भी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। वो यहाँ पर वो जो जियान यान था उसको बहुत मारता है। जियान यू कहने लग जाता है चू फेंग से कि देख तेरा किंग लॉन्ग सेट कितना ज्यादा गरीब है, उन्होंने तुझे कोई वेपन भी नहीं दिया, तो बिना वेपन के मुझसे लड़ने के लिए आ गया, मेरे पास देख रहा कितने कमाल के वेपन है। तो चू फेंग उससे कहता है कि यहाँ पे बचकाने, तुझ जैसे अचकाने बचकाने को मारने के लिए मुझे वेपन की जरूरत ही नहीं है, मेरा एक ही हाथ काफी है, तो वेपन का मैं अचार डालूंगा क्या? वो तुरंत ही यहाँ पर उस जियान यू का वेपन छीनता है और उल्टा उसके वेपन से ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर जियान यू एकदम हैरान रह चुका था। वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तूने मेरा वेपन छीन कैसे लिया, मेरे हाथ से ये निकला कैसे? तो चू फेंग कहता है कि अरे बच्चे ना इस खतरनाक वेपन से नहीं खेलते, ये काम मुझ जैसे पावरफुल बंदों का है, तो ले तेरा वेपन मैं तुझे ही वापस करता हूँ, लेकिन ये वेपन ही आज तेरी जान लेने वाला है। सारे के सारे लोग जो कंपटीशन देखने आए थे वो लोग कहने लग जाते कि भाई साहब देखो, तो ऐसा लग रहा है कि लिंक्यून सेट का डिसाइपल हारने वाला है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। वो लग रहा है कि चू फेंग करके दिखाएगा। अगर लिंक्यून सेट का कोई भी एक डिसाइपल हारा ना, तो इस सेट की तो बड़ी बदनामी होगी। तो ये सुनकर वो जो जियान यू था वो चू फेंग से कहता है कि बस बहुत हो गया, तब से मैं तुझे अंडर एस्टिमेट करा था, लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी पूरी फुल पावर को
अनलीश करने वाला हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी 10,000 हैंड्स टेक्निक को यूज कर लेता है, जिस वजह से उसके 10,000 हैंड्स के क्लोन बन चुके थे और उसकी मदद से वो चूफेंग की जान लेने को तैयार था। लेकिन चूफेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिंदास वहाँ पर खड़ा था उस जियान्यू को मारने के लिए। वो तुरंत ही अपना उस जियान्यू का वेपन उठाता है और उसकी मदद से वो जा चुका था उसी के ऊपर उल्टा अटैक देकर मारने के लिए। और एक ही अटैक में वो जियान्यू के पर खच्चे उड़ा देता, वो धज्जियां उड़ चुकी थी उसकी। जिससे होता यह है कि ये जो राउंड था इसको चूफेंग ने जीत लिया था। और अब यहाँ पर चूफेंग ने जो परफॉर्मेंस दिखाया ना, इसके चलते उसको एलीट डिसेबल के लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। यानी कि कंपटीशन में जितने भी लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया ना, उनको एलीट डिसेबल में शामिल किया जाता। तो अब चूफेंग की भी उसमें रैंकिंग जा चुकी थी। और अब फार्मिंग कर दी यहाँ पर चूफेंग ने। तो सारे के सारे लोग ये देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि कमाल कर दिया चूफेंग ने। वो एक नॉर्मल सेक्ट से आया हुआ बंदा लिंगम सेक्ट के डिसेबल को हराया ही नहीं, बल्कि पूरा इज्जत का कबाड़ा कर दिया लिंगम सेक्ट का। चूफेंग कहने लग जाता कि मैंने तो लिंगम सेक्ट के बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा था, लेकिन आज जाकर पता चला कि वो लोग तो किसी काम के नहीं है। ऐसा कुछ खास टैलेंट भी नहीं है उनके अंदर जिसकी मदद से उनकी इतनी तारीफ होती है। नल्ले ही तो निकले सारे के सारे। तो जैसे ही जियान्यू हारा था ना, वहां पर हम देख पाते हैं उसके बड़े भाई को, जिसका नाम था आओयुन। तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये घड़िया मेरा छोटा भाई, इसने तो हमारे सेट की इज्जत नीलाम कर दी। इसको तो भाई कहने में भी शर्म आ रही है मुझे, इतना ज्यादा लूजर ये कैसे हो सकता है। साथ ही साथ हम वहां पर वो ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट को भी देख पाते हैं। ये वही स्पिरिटिस्ट है जिसने लास्ट सीजन में भी चूफेंग की मदद की थी। और चूफेंग और ये ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट जिसका नाम फेंगयान है, वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। तो फेंगयान कहने लग जाता है उस लिंगम सेट का जो लीडर है जिसका नाम यांतियान है उससे कि देख बेटा, तेरे तो डिसेबल किसी काम के नहीं है, मेरा ना एक किलिन मेंशन है, वहां पर मैं डिसेबल को ट्रेनिंग देता हूँ। तो एक काम कर, अपने डिसेबल को मेरे पास भेज दे, क्योंकि तेरे बस के नहीं है डिसेबल को ट्रेनिंग देना। मैं उनको सोल्जर, मैं उनको योद्धा बना दूंगा। ये सुनकर यांतियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आज पहली बार मैंने अपने सेट की ऐसी बेइज्जती सुनी है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो तुरंत ही आओयुन को अपने पास बुलाता है और आओयुन से कहता है कि देख, ये जो जियान्यू ने हमारी बेइज्जती कराई है ना, इसको एक पल भी और जिंदा छोड़ना नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये एक और अगली सांस ले। जो भी हमारे सेट की बदनामी करने की कोशिश करेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। तो जियान्यू जैसे ही कंपटीशन हारने के बाद बिल्कुल अधमरा थका हारा अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी वहां पर आओयुन आ जाता है, यानी कि उसका बड़ा भाई, और वही आया था अपने छोटे भाई को जान से मारने के लिए। जियान्यू अपने भाई को देखकर कहता है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन आओयुन कहता है कि मारूंगा तो तुझे जरूर, क्योंकि तू मेरा भाई कहलाने के लायक ही नहीं है, तो तुझ जैसे इंसान को जिंदा छोड़कर कोई मतलब नहीं है। वो कहता है जियान्यू कि मैं अगली बार अच्छा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, अगली बार कभी भी मैं नहीं हारूंगा। लेकिन वो आओयुन कहता है कि अगली बार तुझे टाइम ही नहीं मिलेगा, मैं अभी यहाँ पर तेरी जान लेने वाला हूँ। वो तुरंत अपने छोटे भाई की जान ले लेता है, जिससे हमें ये तो पता चल गया कि लिंगम सेट है तो पावरफुल, लेकिन वो उतना ही ज्यादा घटिया भी है। यहाँ लोग एक दूसरे को, अपने भाई को भी यहाँ पर उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। यहाँ सिर्फ पावर चलती है और उसके ऊपर कोई भी इनके लिए रिश्ता है ही नहीं। तो वहीं हम चूफेंग को देख पाते हैं, वो अपना अगला राउंड खेलने के लिए आ चुका था, जिसका मुकाबला होने वाला था लिनफेंग नाम के एक बंदे के साथ। तो लिनफेंग यहाँ पर चूफेंग के साथ फाइट तो करने आता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता और एक ही बार में चूफेंग ने उसको हरा दिया था। एक के बाद एक करते हुए जितने भी राउंड चूफेंग को मिलते हैं ना, चूफेंग हर एक राउंड को वो जीतता जाता। वो अभी तक के एक बार भी नहीं हारा था। और इसके बाद तो चूफेंग का नाम रोशन हो जाता है, उसको रिकॉर्ड बुक के अंदर अपना नाम लिखने का मौका मिलता है, जिसमें सिर्फ टॉप डिसेबल जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना, उनको ही ये मौका दिया जाता है। तो चूफेंग ने भी अपना नाम रिकॉर्ड बुक के अंदर लिखवा लिया था। सारे के सारे लोग चूफेंग की खूब तारीफ करते हैं कि हमने तो उसके बारे में ढंग से सुना भी नहीं था, लेकिन जब इसने आया तो तहलका मचाया। इसके बाद जैसे ही चूफेंग वहां से आगे बढ़ा था कि आओयुन उसके पास आ जाता है और चूफेंग से कहने लग जाता है कि चूफेंग तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे तेरा टैलेंट पसंद आया, तो मैं तुझे ऑफर देने के लिए आया। क्या तू हमारे लिंगम सेट को ज्वाइन करना चाहता है? तुझे सब कुछ मिलेगा, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, जो चाहिए, जो चीज की तू डिमांड करेगा सब कुछ हम तुम्हें ला कर देंगे, बस हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर ले। जो जो चीज तुझे मिलने वाली है ना, वो तो किंगलोंग सेट के अंदर तुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाली। तो ऐसा मामूली सेट को छोड़कर आ जा हमारे साथ। तो चूफेंग कहता है कि अब चल बे, रास्ता खाली कर जाने दे मुझे यहाँ से, तेरे ऐसे मामूली सेक्ट में मुझे ज्वाइन नहीं होना है। तो ये सुनकर आओयुन का दिमाग खराब हो गया था। वो चूफेंग से कहता है कि चूफेंग बहुत बड़ी गलती की है तूने, तू आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखा रहा, वरना जहाँ तुझे देखूंगा ना वहीं घुस कर मारूंगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी जो तूने मेरे लिंगम सेट को और मुझे बेइज्जत किया। जिसके बाद आओयुन वो यांतियान के पास आकर कहता है कि जितने भी एलिट डिसेबल जिसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया ना, सारे के सारे लोग तैयार हो गए हमारे लिंगम सेट को ज्वाइन होने के लिए, सिवाय उस चूफेंग के। उसने सीधे सीधे हमें रिजेक्ट कर दिया कि उसे हमारा सेक्ट नहीं ज्वाइन करना है। तो यांतियान कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, वो अगर खुद के दम पर चलना चाहता है तो उसको सबक मिलना चाहिए कि जो भी हमें रिजेक्ट
रिजेक्ट करने की कोशिश करता है ना, उसका अंजाम क्या होता है। उम्मीद है कि तुम समझ रहे होगे कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आयुन कहता है कि बिल्कुल मास्टर, मैं समझ गया, फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इसके बाद यान सारे लोगों के सामने अनाउंस करने के लिए आता है कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो भी इस साल कंपटीशन जीतेगा उसका ही सेक्ट नंबर 1 सेक्ट कहलाएगा। तो इस साल जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है हमारे लिंगियम सेक्ट के लिए, वो आयुन ही है। वो आयुन ही होगा जो हमारी तरफ से ये बैटल लड़ेगा। तो अब आयुन भी मैदान में आ चुका था। जितने भी लोग उससे लड़ने के लिए आते हैं ना, वो सब के सब यहाँ पर हारे जा रहे थे। कोई भी यहाँ पर आयुन के सामने टिके नहीं पाता। यहाँ तक कि आयुन खाली डिसेबल से नहीं बल्कि अलग अलग सेक्ट लीडर से भी फाइट कर रहा था, क्योंकि सेक्ट लीडर का भी एक मुकाबला होता है जिसमें सारे के सारे सेक्ट लीडर आपस में फाइट करते हैं। तो यान ने अपनी तरफ से आयुन को ही भेजा था। तो वो आयुन सभी के सभी सेक्ट लीडर जिसके सामने आते हैं उनकी भी वाट लगा रहा था। कंपटीशन देखने वालों को यकीन ही नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। ऐसा लगता है ना कि ये कंपटीशन तो सिर्फ एक बहाना है, बल्कि ये लिंगियम सेक्ट वाले अपने दुश्मन सेक्ट को ना बर्बाद करने के लिए ही ये कंपटीशन करा रहे हैं। जैसे उनको मौका मिल रहा है वो अपने सारे दुश्मन सेक्ट के लीडर को ही उनकी वाट लगा दे रहे हैं। तो अब बारी आई थी यहाँ पर किंगलोंग सेक्ट के सेक्ट लीडर की फाइट करने की, उसी आयुन के साथ। तो चूफेंग अपने सेक्ट लीडर से कहता है कि देखिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे उस यान ने भेजा है ना अपनी तरफ से इस आयुन को फाइट करने के लिए, मैं भी आपकी तरफ से जाऊंगा इस आयुन का मुकाबला करने को। बस सेक्ट लीडर कहता है कि देखो, मैं किंगलोंग सेक्ट का सेक्ट लीडर हूं, मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता, मैं डरपोक नहीं हूँ उस यान की तरह। तो सेक्ट लीडर बैटल एरिना के अंदर आकर तैयार हो जाता है आयुन के साथ मुकाबला करने के लिए। देखते ही देखते दोनों का बैटल शुरू होता है, जहां पर वो आयुन तो सीधा सेक्ट लीडर का मजाक उड़ाने लग गया था कि बुढ़ो तेरी टांगे बूढ़ी हो चुकी है, तेरा स्पीड भी उतना खास नहीं है, मैं चाहूँ तो 2 सेकंड में तेरी जान ले सकता हूँ। तुरंत यहाँ पर सारे के सारे अटैक को जो सेक्ट लीडर के थे उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। सेक्ट लीडर कोशिश तो करते हैं लेकिन कुछ खास फायदा होता नहीं और उनकी हालत खराब होने लगी थी। आयुन कहता है कि अबे मैंने कहा था ना कि तू बूढ़ा हो गया, देख तेरे कैसे हाथ कांप रहे हैं, तेरे बस की बात नहीं है। तो एक काम करता हूँ, तुझे यहाँ से दुनिया से उठा देता हूँ, कम से कम तुझे ऊपर जाकर सुकून तो मिलेगा। तो ये सुनकर सेक्ट लीडर तुरंत अपनी 10,000 स्वॉर्ड ओरिजिन टेक्निक को वो यूज कर लेते हैं, जिसमें से 10,000 स्वॉर्ड वहां पर समन हो चुकी थी जो कि तैयार होती है उस आयुन की वाट लगाने के लिए। ये टेक्निक काफी कमाल की लग रही थी, जिस वजह से कुछ अटैक तो जाकर आयुन को लगते हैं। आयुन अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन ये अटैक सच में कमाल के लग रहे थे। पर फिर भी आयुन उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर जाता है। वो कहता है कि सेक्ट लीडर से कि बुढ़ऊ, तेरा खेल खत्म हो गया, चल निकल ले अब यहाँ से। वो एक ही पंच के अंदर सीधा उठाकर फेंक देता है सेक्ट लीडर को। सेक्ट लीडर कितनी भी कोशिश करते लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उनको एक बहुत ही खतरनाक अटैक जाकर लग चुका था, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो मर ही जाएंगे। वो कहते कि ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी हार मानने को तैयार हूँ। लेकिन उनकी हार मानने के बावजूद भी आयुन नहीं रुकता। वो सीधा अटैक करते हुए जा रहा था ताकि वो सीधा सेक्ट लीडर की जान ही ले ले। जो देखकर सेक्ट लीडर घबरा जाते कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो अभी भी मुझे मारने वाला है। तो ये देखकर चूफेंग को बर्दाश्त नहीं होता। वो तुरंत बैटल एरिना के अंदर कूद जाता है कि मैं सेक्ट लीडर को बचा कर ही रहूंगा। लेकिन यान तुरंत यहाँ पर अपनी ऑरा का यूज करते हुए चूफेंग को रोक चुका था। चूफेंग उसे कहता है कि देखो, मेरे सेक्ट लीडर ने पहले ही अपनी हार मान ली है, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो अब क्या मतलब हुआ उनके ऊपर वापस से अटैक करने का। अगर जब यहाँ पर ये अटैक हुआ ना तो मैं बीच में जरूर रहूंगा। तो यान कहता है कि देखो, बैटल एरिना के अंदर किसी भी डिसेबल का आना मना है जब सेक्ट लीडर यहाँ पर फाइट कर रहा हो, इसलिए तुम रूल को तोड़ोगे तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, इसलिए स्टार्ट हो जाओ यहाँ से। तो जैसे चूफेंग का ध्यान भटका था तब तक के आयुन ने सीधा अटैक देकर मार दिया था सेक्ट लीडर के ऊपर, जिस वजह से लग रहा था कि सेक्ट लीडर मर चुके हैं। चूफेंग के सामने ही उसके सेक्ट लीडर की जान ले ली गई। चूफेंग बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि नहीं, सेक्ट लीडर जी नहीं हो सकता, आपको क्या हुआ। आयुन अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता। वो इतना अटैक देकर मार देता है कि हाथ वगैरह सब कुछ कट फट चुके थे सेक्ट लीडर के। वो ऐसा लग रहा था कि मर चुके हैं। तो वहां पर एक लड़की होती है, वो तुरंत ही यहाँ पर सेक्ट लीडर को रिकवर करने में लग जाती है। क्या पता कुछ हल्का फुल्का भी चांस हो जिसकी मदद से उनको ठीक किया जा सकता हो, तो वो करेगी। तो अब चूफेंग जो था सीधा आयुन को चैलेंज करता है कि आयुन, मैं तेरे साथ एक लाइफ और डेथ का बैटल लड़ना चाहता हूँ। तूने यहाँ पर जो मेरे सेक्ट लीडर के साथ किया ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हिम्मत है तो मेरा लाइफ और डेथ का बैटल एक्सेप्ट कर। तो आयुन कहता है कि अबे अच्छी बात है, मैं तो यही मौके की तलाश में था कि कब हम दोनों का मुकाबला होगा। तूने तो खुद ही यहाँ पर कह दिया कि हम दोनों मुकाबला करते हो, तो फिर देरी किस बात की, आजा लड़ते हैं। इस आयुन ने अपनी मौत को ही दावत दे दी थी अपने पास बुलाने के लिए। तो अब चूफेंग कहाँ रुकने वाला था। यान कहते कि देखो, ये जो फाइट हो रही है ना, इसका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ एक पर्सनल फाइट होगी जो कि होगी चूफेंग की उस आयुन के साथ। दोनों में अगर कोई मर भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने चाहिए, और नतीजा यहाँ पर कुछ भी क्यों ना निकल कर आए, बाहर का कोई भी इस फाइट के बीच में उंगली नहीं कर सकता। तो फेंग उस यान से कहता है कि अबे बेटा, तुझे क्या लग रहा है कि चूफेंग को जरूरत पड़ेगी किसी बाहर वाले के हेल्प की, बल्कि तेरे ही आयुन को हेल्प लगने वाली है। देखता हूँ कि जब उसको हेल्प लगेगी ना तो कौन जाता है बीच में, मैं उसको रोकने के लिए आऊंगा। अब बेटा, आयुन का तो खेल खत्म है, चूफेंग उसको जान से मार डालेगा। तो अब यहाँ पर चूफेंग और आयुन दोनों तैयार हो चुके थे एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए। चूफेंग सीधा अपनी पावर का यूज करते हुए भिड़ जाता है आयुन के साथ। आयुन का जो बैटल था वो बहुत ज्यादा कमाल का था। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक करते जा रहे थे, जहाँ पर आयुन भी काफी कमाल का लग रहा था। अब वो
कई अच्छी टक्कर देता है चूफेंग को, लेकिन चूफेंग रुकने वाला नहीं था। चूफेंग तुरंत अपने असुरा गॉड की लाइटनिंग पावर को यूज करता है, जिसकी मदद से तो वो यहाँ पर आयुन के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। तो ये देखकर वो आयुन भी हैरान रह जाता है कि अरे वाह, तूने मेरा अटैक को रोक लिया, ये तो अच्छी बात है, तेरे पास और भी अच्छे अच्छे अटैक है, तो तेरे साथ फाइट करने में मजा आएगा। दोनों के बीच में एक बार फिर से कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे की चाल लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर चूफेंग अपने किंगलोंग सेट की एक और खास टेक्निक को यूज कर लेता है, जिसका नाम ड्रैगन रोर टेक्निक था, और उसकी मदद से वो तैयार था आयुन को मारने के लिए। तो आयुन भी कहता है कि बहुत बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा मौका मिला है जब मैं किसी इंसान को जिंदा चबा सकता हूँ। मेरा बहुत दिन से सपना था कि मैं किसी इंसान को सीधा जिंदा ही निगल जाऊं, और आज मुझे यहाँ पर चूफेंग शिकार मिल चुका है, और मुझे ये करने से कोई रोकने भी नहीं आएगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी आइस पावर को यूज करते हुए चूफेंग के ऊपर अटैक करने को तैयार था, लेकिन चूफेंग भी उसके सभी अटैक को रोकता चाहता है। वो ड्रैगन रूट टेक्निक की मदद से एक भी अटैक को अपने करीब आने ही नहीं देता। आयुन अपने सभी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हर एक अटैक नाकाम रहते जा रहे थे, कोई भी खास वो अटैक कर नहीं पाता, और चूफेंग ने उसकी वाट लगा कर रखी थी, लेकिन फिर भी आयुन झुकने को तैयार नहीं। तो चूफेंग क्वीन से कहता है कि कोई नहीं, यहाँ पर मेरी हेल्प करो ताकि मैं इस आयुन की धज्जियां उड़ा कर रख सकूं। तो क्वीन तुरंत ही अपनी पावर को चूफेंग के साथ मर्ज करने लग जाती है, जिस वजह से चूफेंग के अंदर से ऐसी भयंकर पावर अनलीश हुई थी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, और उसने एक ही बार के अंदर आयुन को ऐसा मारा था कि आयुन का भरता बन जाता है। वो उसका पूरे धज्जियां उड़ा चुका था। खून की उल्टियां करते हुए यहाँ पर आयुन थक नहीं रहा था, क्योंकि चूफेंग ने यहाँ पर अपनी इतनी खतरनाक अटैक को यूज किया था। इस वजह से आयुन इतना बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। यान चूफेंग को देखकर कहता है कि अगर हमने इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, इसको स्ट्रॉन्ग बनने दिया ना, तो हमारे फ्यूचर के जितने भी प्लान है उसको सबको ये बर्बाद कर देगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी बन सकता है। तो जब छोटी जड़ है ना, तभी इसको खत्म किया जाए तो बेहतर होगा, वरना मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो यान आयुन से कहता है कि अपनी जो इविल टेक्निक है ना, उसको यूज करो, क्यों छुपा कर रखे हो उस टेक्निक को, जिस टेक्निक का यूज करना करो और बस यहाँ पर इस चूफेंग की जान ले लो। तो उसी इविल टेक्निक को यहाँ पर आयुन यूज करने लग गया था। वो आयुन कहता है कि मैंने बहुत कम इस टेक्निक को यूज किया, लेकिन जब भी यूज करता हूँ ना, बड़ा मजा आता है। सभी लोग देखकर कहने लग जाते हैं कि भाई साहब, ये तो कोई डिमोनिक टेक्निक है, कितनी ज्यादा डेंजरस लग रही है, ये आयुन करने क्या वाला है, ये इंसान नहीं बल्कि शैतान बन गया। ये कोई यहाँ पर चूफेंग से बताती कि जो इसने टेक्निक को यूज किया ना, इसको कहते हैं डिमोनिक ब्लड आर्ट। ये एक फॉरबिडन टेक्निक है जो कि कई सौ साल पहले दुनिया से गायब हो गई थी। किसी को पता ही नहीं था कि ये टेक्निक असल में गई तो गई कहाँ पर। इस टेक्निक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई सारे लोगों की जान लेनी पड़ती है, और तभी जाकर ये टेक्निक को कंट्रोल में किया जा सकता है और इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ये टेक्निक तुम्हें पावर तो बहुत ज्यादा देती है, लेकिन अगर तुमने इसको कंट्रोल नहीं किया ना, तो ऐसा ब्लैक बैकलैश देखिए जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। आयुन इंसान से अब एक डीमन बन चुका था, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था, और उसके बाद वो तैयार था चूफेंग का भरता बनाने के लिए। वो कहता है कि चूफेंग देख, ये मेरा ट्रम्प कार्ड है, मैंने अपना ट्रम्प कार्ड तो दिखा लिया कि मैं किस तरह से तेरी जान लेने वाला। तेरे पास कोई ट्रम्प कार्ड बचा है क्या? अगर बचा है तो यूज कर ले, क्योंकि अगर तू उसको यूज नहीं करेगा तो मैं तेरे को 2 थप्पड़ के अंदर मार दूंगा, जो कि मुझे नहीं करना है। तो दिखा कि तू और कौन से टेक्निक को छुपा कर रखा है, बराबर की टक्कर होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा, वरना मैं तुझे कच्चा भी खा जाऊंगा। वो तुरंत चला जाता है चूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। चूफेंग यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब यहाँ पर आयुन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि चूफेंग की पावर उसके आसपास भी नहीं लग रही थी। आयुन तो उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करता और सारे वेपन को चूफेंग के रोकता जाता। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पर चूफेंग कैसे ये मुकाबला करेगा। तब चूफेंग अपना ट्रम्प कार्ड बाहर निकालता, जो कि उसके ग्रे रोब स्पिरिटिस्ट होने की पावर थी, क्योंकि वो एक स्पिरिटिस्ट भी है ना। तो जैसे उसने अपनी पावर को यूज किया, उसके अटैक इतने ज्यादा कमाल के थे कि वो आयुन हालांकि डीमन बन गया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उस अटैक के सामने नहीं रुक पाता। चूफेंग उससे कहता है कि बेहतर होगा कि तू सबके सामने झुक, और जितने भी सेक्ट लीडर को तूने यहाँ हराया है ना, सबसे तो माफी मांग, क्योंकि सेक्ट लीडर को इस तरह से ह्यूमिलेट करना किसी भी डिसाइपल की औकात नहीं होनी चाहिए, वरना मैं जगह पर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चूफेंग ने अपनी पावर के अंदर पूरी तरह से उस आयुन को ट्रैप करके रख लिया था। आयुन पूरी तरह से ट्रैप हो जाता, वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। आयुन कहता है कि भाड़ में जा, मैं माफी मांगूंगा, मैं किससे भी माफी नहीं मांगूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, सबसे पहले तेरे से शुरुआत करूंगा। चूफेंग बहुत हो गया तेरा, तू मरने वाला है। वो वापस अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, और उसके बाद वो चूफेंग को मारने के लिए तैयार था। वो अब इतनी ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर चुका था कि आयुन का दिमाग अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म कर देता है, यानी कि अब वो खुद के होश में ही नहीं था। उसको खाली एक ही चीज सामने नजर आ रही थी कि बस चूफेंग को मारना है। वो इंसान कम शैतान बन चुका था, और अब ये आयुन तो कह ही नहीं सकते, उसको शैतान कह सकते हैं। ये शैतान जा चुका था चूफेंग के साथ मुकाबला करने के लिए। चूफेंग अटैक तो करता है, लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से वो आयुन के अटैक के ऊपर उसके असर हो ही नहीं रहा था। चूफेंग को मारने के लिए इस आयुन ने पूरी तरह से अपने आप को बर्बाद कर लिया, पूरी तरह से अपने आप को डीमन के हवाले करते हुए चूफेंग की जान लेने की कोशिश कर रहा था वो, जिस वजह से चूफेंग को बहुत सारे अटैक उसके लग भी जाते हैं। चूफेंग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन कई सारे अटैक वो खा चुका था, बिल्कुल अधमरा हो जाता है चूफेंग, और उसको बहुत सारे अटैक जाकर लग चुके थे। उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। तब चूफेंग तुरंत ही अपने स्लॉटरिंग आर्ट वाले व्हाइट टाइगर को समन कर लेता है, जो कि उसका सबसे खास
पास व्हाइट टाइगर स्पिरिट है। जैसे ही चूफेंग का वो व्हाइट टाइगर आया था, वो इतना ज्यादा गुस्से में था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो तुरंत चला जाता है उस आयुन के ऊपर अटैक करने के लिए। एक तरफ चूफेंग अपने व्हाइट ड्रैगन को लेकर तैयार था और दूसरी तरफ वहां पर वो आयुन होता है, लेकिन आयुन कुछ भी नहीं कर पाता। व्हाइट टाइगर ने उसका भरता बना दिया था। एक पंजे के अंदर वो उसका सीना ही फाड़ देता है, जिस वजह से आयुन बिल्कुल अधमरा होकर वहां पर पड़ा रह गया था। वो ऐसा लग रहा था कि अब उठने के ताकत में है ही नहीं। यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि चूफेंग ने ये राउंड को जीत लिया है, उसने आयुन को हरा दिया। क्या पता आयुन जिंदा भी है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीज देख कर यान त्यान बिल्कुल पागल हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता चूफेंग, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो चूफेंग कहता है कि अबे वहां पे खड़े होकर क्या बकबक कर रहा है बे, हिम्मत है तो यहाँ पर आना, मैं तुझे भी लाइफ और डेथ के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तेरे अंदर जिगरा होगा तो तुम मुझसे लड़ने के लिए आएगा। इसके बाद वो उसके सामने ही आयुन का गला काट देता है, उसका सर उसने धड़ से अलग करके रख दिया था। और उसके बाद वो खुला चैलेंज कर देता है यान त्यान को कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझसे मुकाबला करके देखा। तो यान त्यान भी सच में गुस्से में आकर चूफेंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता। वो बैटल एरिना के अंदर आ चुका था। वो तुरंत अपना स्पिरिचुअल भाला एक्टिवेट करता है और कहता है चूफेंग से कि जिसने भी मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की है ना, उसका सिर्फ एक ही अंजाम होता है, उसकी भी मौत। मौत का बदला मौत से लिया जाता है। वो यहाँ पर तुरंत ही चूफेंग की जान लेने की कोशिश करने वाला था। वो क्वीन चूफेंग से कहती है कि चूफेंग तुरंत अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करते हुए इस अटैक को हैंडल कर लूंगी, वरना अकेले तुम इस अटैक को हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जान तक जा सकती है। लेकिन चूफेंग ये कर पाता है कि इससे पहले फेंग यान जो थे ना, वो बीच में आकर पहुंच जाते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो सीधा कहते हैं यान त्यान से कि यान त्यान बकवास बातें बंद करो, चुपचाप खड़ा हो जा वहां पर। लेकिन यान त्यान कहता है कि फेंग यान तेरी हिम्मत कैसे भी बीच में आने की, तू यहाँ पर मेरे सेट के पर्सनल मैटर के अंदर नहीं घुस सकता, ये हमारे सेट का आपसी मामला है। तो यहाँ पर फेंग यान कहता है कि बकवास बात वो बंद कर, क्योंकि ये एक पर्सनल बैटल था, तूने ही कहा था कि कोई भी बीच का नहीं घुस सकता, चाहे इसमें कुछ भी नतीजा क्यों ना निकले। तो तेरी ही बात को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आया, ना तू यहाँ पर कुछ कर सकता है ना कोई और कर सकता है। वैसे भी तेरे इस आयुन ने फॉरबिडन आर्ट को यूज किया, जो कि गलत बात थी, और अगर जब तू यहाँ पर कुछ कदम उठाने के बारे में सोच रहा है ना, तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं भी चूफेंग को बचाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, देखता हूँ कि तू उसका क्या उखाड़ लेता है। फेंग यहाँ चूफेंग से कहता है कि चूफेंग बेटा तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद वो अनाउंस करता है कि आज के बाद जिसने भी चूफेंग के ऊपर आंख भी डालने की कोशिश की ना, तो समझो कि वो मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं एक एक को चुन चुन कर काट डालूंगा। तो जैसे चूफेंग वहां से जाता है ना, हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसने पूरी तरह से व्हाइट कपड़े से खुद को ढांक कर रखा था। वो कहता है कि चूफेंग क्या कमाल का बंदे हो, तो मेरा तो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये कौन था ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता है। इसके बाद फेंग यान जो था वो सीधा चला जाता है यान त्यान के साथ मुकाबला करने के लिए। दोनों का मैच जो था वो अब यहाँ पर शुरू तो नहीं होता क्योंकि रूल के खिलाफ था ये। तो यहाँ पर वो फेंग यान उससे कहता है कि जब भी तुझे मन करे ना मुझसे लड़ने के लिए आ जाना, तेरा इंतजार करूंगा, अगर हिम्मत होगी तो मुझसे लड़ने के लिए आएगा। तो ये सुनकर वो यान त्यान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है कि फेंग यान मैंने तेरे लिए ना कुछ और जिसका बंदोबस्त करके रखा है, जो तेरे साथ डील करेगा, और वो डील ही नहीं करेगा बल्कि तेरी जान ले लेगा। तो बस बेटा इंतजार करके तेरा क्या हाल होने वाला है। उस चूफेंग के लिए भी मैंने अलग से बंदोबस्त करके रखा है, उसके पूरे किंगलोंग सेट को मैं बर्बाद कर दूंगा, उसको भी मैं नहीं छोड़ने वाला। जितने भी लोग थे कहने लग जाते हैं कि लगता है चूफेंग की वजह से उसका जो किंगलोंग सेट है जो इतना कमजोर हुआ करता था, आज वो शाइन करने वाला है, वो वापस से अपना नाम रोशन करेगा अकेले चूफेंग के दम पर। चूफेंग ने तो यहाँ पर जो कारनामा किया है उसको लोग कभी भी नहीं भूलने वाले। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।